हाँ जी। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस हमने ये मॉडल स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और इसको इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें हमने क्लासिकली हम लेके चल रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। ई एक्सटर्नल वो फील्ड है जो आपने अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड दी है, बाहर से अप्लाई की है, और ई इंड्यूस्ड जो डायपोल्स बन गए उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आपके पास जो इंड्यूस्ड होती है वो ड्यू टू पोलराइजेशन होती है, तो इसलिए हम माइनस साइन लेंगे, और पोलराइजेशन की डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल को अगर हम एक साइड पे ले जाएं तो ई नेट प्लस पी बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। और ई एक्सटर्नल हमें पता होता है कि किसके इक्वल है, वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल है, उसकी जगह हम वो पुट कर देंगे वैल्यू। और यहाँ पे टोटल नेट जो है वो भी एप्सिलॉन ई नेट के इक्वल है प्लस पी। अच्छा, एप्सिलॉन टर्म जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास ये टर्म बन जाएंगी, ठीक है। जो ये टर्म होगी एक्सटर्नल वाली, ये डी के इक्वल होगी, जिसे हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, प्लस हम इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और वो इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी आपने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो इस उसको खत्म करें तो एप्सिलॉन साइन के साथ आ जाता है, तो ये जो वैल्यू बन रही है ये भी वही बन रही है, इस चीज को d इज इक्वल्स टू ये चीज आपके पास आ जाएगी। यानी ये वाली इक्वेशन जो आपके पास बन रही है ना, d इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। और डी हमने कहा किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है, क्योंकि डी एक आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी टोटल एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है ना डी। और वो डिपेंड कर रहा है कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की गई है। तो वो इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ रही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था टर्म। तो अब हमने किया था, इस इक्वेशन को करते हुए सॉल्व हमने देखा था कि हमारे पास एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी आ रहा था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि इसमें से अभी हम अगर एप्सिलॉन नॉट ई को कॉमन ले लें तो वन प्लस पी बाय एप्सिलॉन नॉट ई बन रहा था। और यहाँ पे एप्सिलॉन ई ई कट जाएगा, एप्सिलॉन बाई ई, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू दिस टर्म आ रही थी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर ए कह दिया था। और ये हमने कल भी किया था। और फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास पोलराइजेशन कितनी हो रही है वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने टोटल डायपोल मोमेंट बने हैं, उसकी नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास कैपिटल पी यानी पोलराइजेशन के इक्वल होता है। तो ये हमने कल देखा, आपका पोलराइजेशन के इक्वल इस तरीके से आ रहा था हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन को हमने ए कह दिया, और नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगी। जी, ये हमने देखा कि एफ इक्वल्स टू एम में हमने देख लिया था कि एक्चुअली आपके पास, हमने कहा कि जब हम एक्सटर्नली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास फोर्स होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वजह से एफ इक्वल्स टू माइनस ई, ई वाली टर्म आ रही है कि एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो ये आ रही होगी आपके पास। फिर हम कहते हैं कि इस ये जो इलेक्ट्रॉन डायपोल्स बन रहे हैं इनका सिस्टम सेम ऐसे ही है जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम में होता है। मैस स्प्रिंग सिस्टम भी क्या करने की कोशिश करता है कि वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मैस स्प्रिंग सिस्टम अगर आपको याद हो तो हम मैस स्प्रिंग सिस्टम में यही कहते थे कि स्प्रिंग के साथ एक अटैच होता है मैस, ठीक है। और ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे ले भी जाते हैं तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। वो किसके इक्वल होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी जो हमारे पास रिस्टोरिंग हो रही है हम उसको सेम वैसे ही कंसीडर करेंगे। और हम कहेंगे कि हमारे पास एक्स के इक्वल है, के ओमेगा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के बाय एम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, एम ओमेगा नॉट स्केयर एक्स माइनस। तो ये आपके पास कौन सी फोर्स आ रही है, when we apply a electric field to our atoms in order to create a dipole moment, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ताकि डायपोल मोमेंट बने, तो आपके पास क्या होगा, इट इज ऑलमोस्ट बेसिकली सेम एज पुलिंग ए mass away from the equilibrium position on a spring system. There is force trying to pull back towards the equilibrium position. यानी यही हुआ ना, जब हमने डायपोल मोमेंट बनाए तो हमने उसको थोड़ा खींच के दूर अपनी पोजीशन पे लेके, डायपोल आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि डायपोल्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके पास से लग जाता है और जो न्यूक्लियस है वो अलग हो जाता है। तो ये आपके पास होता ही इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो बनते हैं ये एक्चुअली बन, और आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन डायपोल मोमेंट बनते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये चेंज पोजीशन पे आ चुके होते हैं, और फिर
लाइक रीस्टोरिंग फोर्स, इनके अंदर एक ऐसी फोर्स होती है जो वापस इनको क्या कहेगी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे, वो आपके पास ये वाली फोर्स होगी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स के जैसी। और तीसरी फोर्स क्या है? तीसरी फोर्स ये है कि एक बाइंडिंग फोर्स हमने कही थी टर्म, जो डैम्पिंग कर रही है, डैम्पिंग फोर्स हमने कही थी। डैम्पिंग फोर्स एक्चुअली क्या हो रही है कि आपके पास जो भी अभी हमारे पास सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगा, कोलिजन भी होगी। क्या होगी? कोलिजन। ये जो डायपोल मोमेंट वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोलिजन हो रही है, कोलिजन की वजह से आपके पास जो ऑसिलेशन, जैसे पूरा एम्पलीट्यूड ये है, तो ये ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ कोलिजन, और इसी को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। तो एक आपके पास यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स भी होगी, और डैम्पिंग फोर्स किसकी प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसको अगर खत्म करें तो आपके पास माइनस बी वी आता है, और बी जो है वो गैमा के इक्वल आता है, माइनस गैमा एम वी के इक्वल आ जाएगा, गैमा एम के इक्वल होता है। और ये आपके पास बी क्या बन रही है, कि डैम्पिंग फोर्स है। और यहाँ पे मैस क्या है, मैस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मैस है, और बी ही एक्चुअली एक फैक्टर है जो डैम्पिंग फैक्टर है। ठीक है। और गामा को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सिमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया था, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसके बाद हमने जो है इनको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा कि टोटल नेट फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे क्या लग रही होगी। तो टोटल नेट फोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे लग रही है वो क्या हो रही है, वो आपके पास हो रही है एफ वेव प्लस एफ बाइंडिंग, और एफ वेव प्लस एफ बाइंडिंग प्लस एफ डैम्पिंग इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है। तो नेट फोर्स के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये जैसे एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना, ये एम में, तो एक्सेलरेशन की जगह हमने डी स्क्वायर एक्स पर डी टी स्क्वायर लिख लिया। बाकी आपके पास जो फोर्स लग रही थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके इक्वल थी, माइनस ई के इक्वल थी। बाइंडिंग फोर्स किसके इक्वल थी, माइनस के एक्स के इक्वल थी। डैम्पिंग फोर्स किसके इक्वल थी, माइनस गैमा, और मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म लिखी थी तो उसकी जगह हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ रही है थी आपके पास। ठीक है। के एस ऐसे ही जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट हो, गैमा डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग पैरामीटर है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम ये दोनों अगर वैल्यू लिखते हैं, यानी के की वैल्यू लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के बाय एम के इक्वल होता है। ठीक है। तो ओमेगा दूसरी साइड पे जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर, और के की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, और एम भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो के की जगह यहाँ पे हमने एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ओमेगा भी जो आप ले रहे हैं, यानी आप एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं ना, उसमें, तो ये आपके पास क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास, और माइनस एम गैमा डी एक्स बाई डी टी, और ये आपके पास टर्म आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना है तो हम क्या कहते हैं कि इसका आप जो है वो ये एक इस साइड पे, यानी इस साइड पे आपने क्या किया कि बाकी सारी पार्ट को हम दूसरी साइड पे ले आए। बाकी सारे पार्ट को दूसरी साइड पे ले गए तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो ये कि मैंने मैथ दूसरी साइड इधर नीचे डिवाइड कर दिया था, ये मैंने कल भी आपको बताया था। मैथ इस साइड का जब नीचे जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा, इसके नीचे एम रह जाएगा, इसके नीचे एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे भी एम कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें, इस टर्म में एम नहीं है, इस टर्म में एम नहीं है, इसके नीचे एम आ रहा है, और यहाँ पे भी ये वाला एम उधर दूसरी साइड पे चला गया था पहले। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हम इस सारी इक्वेशन को, इस सारी जो नेगेटिव वाली पार्ट वाली इक्वेशन थी, इसको इस तरफ ले आए और इक्वल्स टू जीरो कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है। ई बाय एम, ई प्लस एम नॉट स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स प्लस गेमा डी एक्स बाई डी टी प्लस टी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, मजीद इसको सॉल्व करना है, और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज क्या हमने अभी बताया यही कि आपके पास हम रिस्पॉन्स ही एक्चुअली तब देख रहे हैं जब अगर आपके पास क्या हो, फ्रिक्वेंसी किस फॉर्म में हो, साइनोसॉइडल फॉर्म में होगी फ्रिक्वेंसी, तो उसी के रिस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क होगा जब फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे देखिए एसी फ्रिक्वेंसी हम यूज करें, तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सोर्स भी हमारे पास एसी सोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ई की टर्म हम सिंपल ई नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे ई एक्स, एक्सपोनेंशियल टर्म, ई की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आयोटा ओमेगा टी आ गया आपके पास। ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा नॉट एक्स और बाकी सारी टर्म वैसे ही आ गई। फिर हमने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यानी एक्स जो है, डिस्प्लेसमेंट जो हम ले रहे हैं वो भी साइनोसॉइडल फॉर्म में आ गया, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया। तो अब ये आ गया एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो आप देखें कि आपके पास क्या आ रहा है, ये इसका अगर एक दफा डेरिवेटिव मैंने इसकी वजह, इस टर्म की वजह से लिया, और एक दो दफा डेरिवेटिव इस टर्म की वजह से लिया, बाकी तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी। तो डी एक्स पर डी टी अगर आप इसका लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि टी जो है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म में है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा, और ये टर्म आ गई।
डी एक्स बाई डी टी, यानी एक दफा डेरिवेटिव, ये वाली डेरिवेटिव की जगह हमने वैल्यू रिपोर्ट करी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, गैमा की टर्म के साथ पहले पॉजिटिव था माइनस आयोटा ओमेगा और गैमा, और जो डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आयोटा ओमेगा डी, ये टर्म आ गई। फिर इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लिया, तो दोबारा डेरिवेटिव लेने पे क्या होगा, अगेन आपके पास माइनस आयोटा ओमेगा आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आयोटा ओमेगा टी आ गया। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट और एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, कल इसकी कुछ कंफ्यूजन थी तो मैंने अभी इसको करेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आपके पास, अब आपने क्या करना है कि ये सारी टर्म्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म को कॉमन लेके और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो के साथ जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म अब ये हर एक में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही थी और बाकी सब में एक्स डी एक्स बाई डी टी और डबल डेरिवेटिव की वजह से एक्स में एक्सपोनेंशियल की टर्म आ रही है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म हमने कॉमन ली और इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, ई बाई एम ई प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा ओमेगा गैमा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखें कि हमने ये जो तीन है इनमें से x को कॉमन ले सकते हैं, मैंने x को कॉमन ले लिया, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गैमा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बच गया। और यहाँ पे ई बाय एम ये आ रहा है टर्म, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये इसके साथ पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव हो गया, माइनस ई बाय एम आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप ये करेंगे कि ये जो x के साथ आपने टर्म ली थी, ये भी क्या करना है, दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे डिवीजन में आ गया। ये जब आपके पास यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो अब आपने क्या करना है, ये x आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपने सारी वैल्यू जब इसमें पुट करके फाइंड की तो इक्वेशन आपके पास किसकी आ गई, x की आ गई। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास क्या होगा, अगर आपको याद हो इक्वेशन जो हमने अभी काम किया सारा, तो इसके बाद आपके पास ये वाली जो टर्म है, ये क्या थी, हमें याद है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट वन प्लस एन एप्सिलॉन नॉट वी बाय पी बाई ई था। अच्छा, ये जो पी ये हमने फाइंड की थी ना टर्म, ये देखें, ये हमने कहाँ की थी, ये वाली टर्म की थी, हमने ये कहा दिया था कि अगर ये वाली टर्म ऐसे हो तो उसको क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हमने पी की वैल्यू जो है वैल्यू पुट कर दी, एन बाई वी और स्मॉल पी था, तो हमने पी की वैल्यू जब पुट की तो क्या होगा, एन पी बाई बी था, ये आ गया एप्सिलॉन डी, ये टर्म आ गया आपके पास। यहाँ पे इसमें ये पहले ई ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने इसको करेक्ट किया, ये एन पी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल एन बाई वी जो है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल सिंपल पी के इक्वल लिख सकते हैं, तो मैंने कैपिटल सॉरी, ये स्मॉल एन बाई वी जो है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल एन के इक्वल होगा, तो मैंने इसको कैपिटल एन के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, एन पी और बाय एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास टर्म आ रही है, क्वेश्चन बी आ रही है। अभी हमने एक एक्स भी फाइंड किया, अभी हम वो भी देखते हैं कि हम हमारे पास एक्स जो वो कैसे इसके अंदर जो है वो यूज हो रहा होगा, वो यहाँ पे अभी हम आगे जाके करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है, फिर हम ये देख रहे हैं कि आपके पास अगर डायपोल मोमेंट, हम कह रहे हैं कि अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का हम देख रहे हैं, इफ वी फाइंड द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन ए सिंगल एटम बाय द फील्ड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी वे पासिंग बाय, वी विल नो द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर सिंगल है के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कितनी परमिटिविटी है और फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली मटेरियल में क्या चेंजिंग आ रही है। फॉर सिंपलिसिटी वी विल डील ओनली विद नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, इस केस में हम ज्यादा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस क्या करेंगे, हम ऐसे मटेरियल को स्टडी करेंगे जो नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। तो आपके पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी क्या होगी, फ्री स्पेस की इक्वल होगी, यानी उसकी वैल्यू जो है वो वन ले रहे होंगे हम, और हम मैग्नेटिक फोर्सेस को यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, वी विल ऑल्सो इग्नोर मैग्नेटिक फोर्सेस सिंस द मैग्नेटिक फोर्सेस फ्रॉम ए प्लेन वेव इज टिपिकली मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, बहुत कम होंगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब आपने क्या करना है, कंसीडर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट टू इज बॉन्ड टू एन एटॉमिक न्यूक्लियस is pushed by a monochromatic electromagnetic wave that passes by. Assume the atomic nucleus is so much heavier than the electron that it stays fixed. अच्छा, अब आप क्यों कह रहे हैं कि अगर आप कोई अभी ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें न्यूक्लियस है जैसे हाइड्रोजन का होता है और हमारे पास उसके आउटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से पास करने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियस तो बहुत हैवी है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल तो क्रिएट होगा,
ये आपके पास, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेस होके, तो ये आपके पास अभी ये जो है डायपोल बन जाएगा इस तरीके से। फिर आप देखें कि आपके पास क्या हो रहा है। Suppose the material is sufficiently diffuse that the applied electric force field is about equal to the electric field at each atom। कह रहे हैं कि आपके पास मटेरियल क्या हो रहा है, इस तरह हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी आउटसाइड हम अप्लाई कर रहे हैं, इन रिस्पॉन्स ऑफ जो आपके पास डायपोल्स बन रहे हैं, इनसाइड भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। दैट द रिस्पॉन्स ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन में बी मोल्डेड हैज हार्मोनिक, यानी हार्मोनिक रिस्पॉन्स ही हुआ ना, कि उतनी ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे जाएगा वापस भी उतना ही उसमें क्या हो रहा है, एबिलिटी आ रही है, उतनी फोर्स उसके अंदर क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। अच्छा, ऑसिलेटर को उन्होंने ये बना दिया कि लाइक ऑसिलेटर की तरह आपके पास कर रहा है कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि आपके पास जैसे मेजरिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा जितना वो दूर जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास डायपोल्स बनते हैं, वो टेम्परेरी डायपोल होते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही ले रहे हैं। और आपके पास ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ एटॉमिक डायपोल द न्यूक्लियस मीन्स मोर और लेस स्टेशनरी ड्यू टू हैवी mass while the electron oscillates backward and forward at frequency ओमेगा नॉट। कह रहे हैं आपके पास क्या है कि न्यूक्लियस क्योंकि हैवी मास होता है वो अपनी जगह पे ही स्टे करेगा, बट आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, आगे पीछे जा रहे होंगे, और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट। Hence the oscillation produce a time varying dipole in addition to any permanent dipole that atom may have। तो टाइम वेरिंग, क्योंकि टाइम के साथ आप देखेंगे कभी कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, कभी कहाँ होगा, तो ये फैक्टर आ रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास ये अभी हमने एक्स का एक रिलेशन फाइंड किया था, अभी सी इसे हम सी इक्वेशन कह देते हैं। और अगर आपको सिंपल डायपोल मोमेंट की इक्वेशन याद हो तो वो क्या होती है, वो होती है आपके पास P इज इक्वल्स टू क्यू डी। P इज इक्वल्स टू क्यू डी के इक्वल होती है। ठीक है, Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम माइनस ई लिखेंगे, और साथ D आ जाएगा। D यहाँ पे हम लिखेंगे X, सिंपल X, क्योंकि हमने X डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है तो X लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास माइनस ई तो ऑलरेडी था, ये वाली एक्स टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, माइनस ई तो ऑलरेडी था, और ये एक्स वाली टर्म हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, और एक्स वाली टर्म में यहाँ पे ई भी था, तो ये आ रहा है आपके पास। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ई स्केयर बाय एम। ये क्या हो रहा है आपके पास, ई स्केयर बाय एम, वन डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस आयोटा ओमेगा गैमा ई, ये आ गया आपके पास। ये जो आपके पास टर्म आ रही है अभी, पी आ रहा है, ये डायपोल मोमेंट है। और अभी इस केस में हमने क्या सपोज किया हुआ था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सपोज किया हुआ था, तो ये आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन विद हार्मोनिक मॉडल। हार्मोनिक मॉडल में अगर हम डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ रहा होगा, ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करना है, अब आपने इस इक्वेशन को देखा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सेड दैट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन एटम हैज इट्स डायरेक्शन अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव। आपके पास डायपोल जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो डायपोल भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। डायपोल ऑसिलेट्स एट द सेम फ्रिक्वेंसी एज द वेव। तो जो फ्रिक्वेंसी आपके पास अप्लाइड होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हम सोर्स ले रहे हैं अभी वो क्या ले रहे हैं, हम एसी सोर्स ले रहे हैं, इस एसी सोर्स की भी अपनी क्या होगी, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी, क्या होगी, कोई ना कोई ओमेगा नॉट इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो जितनी फ्रिक्वेंसी आपके पास इस सोर्स की होगी उतनी ही फ्रिक्वेंसी आपके पास जो डायपोल्स अरेंज हो रहे हैं उनकी भी फ्रिक्वेंसी होगी। डायपोल ऑसिलेट करेंगे अपनी जगह पे, हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ अपनी जगह पे मूव करी जा रहा है डायपोल के अंदर भी, क्योंकि विद टाइम वो क्या करेगा, मूव करेगा। न्यूक्लियस तो हैवी है, वो नहीं मूव कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसमें ऑसिलेशंस होंगी। तो जो आपके पास डायपोल्स हैं वो भी क्या करें, ऑसिलेट करें, और वो इसी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करें जो आपके पास वेव की फ्रिक्वेंसी है। एंड द डायपोल लैग्स इन फेज बाय सम अमाउंट डिटरमाइंड बाय द फेज ऑफ द डोमिनेटर। हाँ, ये चीज भी हो रही है कि आपके पास जो डायपोल हैं वो लैग करेंगे, वो लैग तो करेंगे करेंगे, क्योंकि लैग इसलिए करेंगे, आपको लैग और लीड लीड का याद होगा। अगर मैं अभी जैसे एंटी क्लॉकवाइज लूँ इसको, तो आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपके पास क्या है, अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ पे लैग कर रहा है क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आती है फिर डायपोल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल मेंशन नहीं है, बट ये मैंने आपको बताने के लिए बताया कि लैग ऐसे कर होगा। यहाँ पे भी हम यही बात करें कि आपके पास डायपोल्स क्या करें, लैग करें किसी न किसी सम अमाउंट, यहाँ पे एग्जैक्ट फेज नहीं बताया हुआ है, लेकिन किस फेज के साथ उसके साथ क्या करें, लैग कर रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं, लेट देयर बी एन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि अभी ये तो हमने सिंगल के लिए बात किया था ना, और हम अभी भी कहते हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विद एन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और विद जी इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, यानी जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास विद ए फ्रैक्शन एफ जे ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, जिनमें से हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है जिसको हमने एफ के नाम से प्रेजेंट किया कि इतनी फ्रैक्शन है, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, ओमेगा नॉट है, और डैम्पिंग गैमा जे है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस इज रीजनेबल सिंस द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूल आर बाउंड डिफरेंटली टू द न्यूक्लियस। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस के पास आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफरेंट बॉन्डिंग होगी, ये भी आपको पता ही है कि आप अगर लें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, जो आपके पास दूर होंगे वो उनकी डिफरेंट होगी, डिपेंड करता है कि उसकी अभी पोजिशन क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम ये एक टर्म फ्रैक्शन एफ जे ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी जिनकी ये होगी और डैम्पिंग ये होगी, ये हम टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, द टोटल ऑफ ऑल द एफ जी शुड बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमारे पास जे एफ जी इक्वल्स टू जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट यहाँ पे हमारे पास था पी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय एम, और यहाँ पे 1 बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गैमा और ओमेगा के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या किया कि ये जो डायपोल मोमेंट है आपके पास, आपने यही लिखा। ठीक है, और ये अब आप कह रहे हैं कि आपके पास ये जो ये डायपोल मोमेंट था, ये डायपोल मोमेंट आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, समेशन की फॉर्म में, यहाँ समेशन जे एफ जे, और ये आपके पास सारी टर्म आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये किया कि आपके पास ये जो इक्वेशन आई, जो पी की इक्वेशन थी, आपने क्या की, ये पी की इक्वेशन में यहाँ पे ई भी आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। तो ये आपने क्या किया कि इस इक्वेशन में पुट कर दिया जो आपके पास पीछे इक्वेशन थी, बी इक्वेशन, जो आपके पास क्या थी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस एन पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन से देखिए क्या हुआ, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस एन बाय आपके पास एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही था, जो पी की इक्वेशन थी वो आपने ये लिख ली, पी की इक्वेशन हमने ये लिख ली, और यहाँ पे इसको अगेन एक करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे भी आपके पास ई आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन थी, तो यहाँ से ई ऊपर नीचे दोनों में आ गया, वहां पे क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, और पीछे आपके पास क्या बचेगा, पीछे आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। तो ये वाली टर्म आपके पास किसके इक्वल आएगी, ये टर्म देखें आपके पास क्या बन रही है, एक ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस एन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम समेशन जे एफ जे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गैमा, और गैमा की टर्म हम यहाँ पे किसके लिए ले रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं कि इन टर्म ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास अभी इक्वेशन आई, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द हार्मोनिक मॉडल, नॉन कंडक्टिंग मॉडल। नॉन कंडक्टिंग मॉडल में हमने ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, जैसे हमने पहले पोलराइजेशन की फाइंड की थी वैल्यू, तो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू फाइंड कर ली। अब और इसी की हमने एक्चुअली आगे जाके ग्राफ बनाने हैं, तो इसको हमें देखना जो है ना वो बड़ा जरूरी था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे फाइंड कर लिया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द ऑसिलेटर्स, ये ओमेगा नॉट जी जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर स्ट्रेंथ एफ जे है। ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू जो है हम न्यूक्लियस ले रहे थे। डैम्पिंग कोफिशिएंट ओमेगा जे मस्ट बी प्रिडिक्टेड बाय फर्दर मॉडल्स आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। वी कैन डिफाइन द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपके पास क्या होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर है इसलिए रिलेटिव हम इसको कह रहे हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट ई से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट ई नीचे लिखते हैं तो ई बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस दिस इक्वेशन। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को क्या करना है आपने, देखें इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, यानी ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन जो है इसको हम आगे दूसरी साइड पे ले गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो था ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा, तो एप्सिलॉन के इक्वल हमने कर दिया। और अब आपके पास क्या आएगा कि ये जो इक्वेशन थी, इसको देखें कैसे होगा, जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, ये सिंपल एक मैथ्स की टेक्निक है जो आपको याद होगी। हमने लिखा एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 प्लस एन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई एम। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद ये जो टर्म है एफ जे, और ये जो नीचे टर्म है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ पे एक पार्ट आ गया। ये देखें यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे एक पार्ट आ गया, तो मल्टीप्लाई हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास टर्म आ रही होती है, यानी अगर आपके पास यहाँ पे अगर नीचे कोई टर्म है ए माइनस बी, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए कैसे मैं करती होती हूँ, मैं इसको इससे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ।
ठीक है, ए प्लस बी हम करके कर देते होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम यही किया है। ये देखिए, इस टर्म को मैंने ए कह दिया और ये हमारे पास बी टर्म आ गई। तो ये देखिए ए टर्म और ये हमारे पास बी टर्म आ गई, ये भी हमारे पास ए टर्म और ये बी टर्म आ गई। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा, अब ये ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, उसमें कोई स्क्वायर नहीं आएंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस का साइन आ रहा है बीच में, वैसे ही आयोटा ओमेगा और गामा जे आ गया। जो नीचे नीचे की टर्म है, नीचे की टर्म में क्या होगा, नीचे की टर्म ये होगा कि आपके पास ये वाली टर्म और इसका स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे प्लस था और ये माइनस था तो माइनस आ गया, और इस वाली टर्म का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नीचे इस टर्म, बाकी सारी टर्म्स में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट ये वाली जो टर्म है इसमें क्या चेंजिंग आएगी, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, प्लस के, और नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव -1 के इक्वल होता है। यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, और गैमा जे के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। जे जो है ना सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, जे उसको हमने क्योंकि समेशन का साइन यूज कर रहे हैं तो इसलिए ये टर्म आ गई आपके पास। ये टर्म आपके पास एप्सिलॉन की टर्म हमने निकाली। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई, ये आप आगे देखेंगे, ये आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ी कैलकुलेशन मैंने खुद से की है क्योंकि ये नहीं थी, तो ये आपने तो लाजमी करनी है। अच्छा, आगे देखिए कि आपके पास क्या हो रहा है, ये टर्म आ गई अभी, ये टर्म। अब इसको क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं एनॉमलस डिस्पर्शन एंड रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन, हम देख रहे हैं कि आपके पास क्या आ रही होगी। तो आपके पास एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी दो पार्ट जो है वो आपके पास पार्ट बन जाएंगे। एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा जो आयोटा के साथ है, और एक आपके पास रियल पार्ट होगा। ठीक है, और इसी हिसाब से इमेजिनरी और रियल पार्ट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपके पास क्या बनेंगे, इसके ग्राफ बनेंगे जो कि हम आगे जाके बनाएंगे। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये क्या है, आपके पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट आपके पास, आपने सेपरेट कर लिया, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपके पास कैसे रियल पार्ट आएगा और कैसे इमेजिनरी पार्ट आएगा। देखें, ये सारी टर्म क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एक दफा मैंने पूरी क्वेश्चन को लिख लिया और यहाँ तक सिर्फ लिखा, यहाँ तक सिर्फ लिखा। ठीक है, नीचे की टर्म में तो कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, और वैसे भी वो डिनोमिनेटर तो वो सारी चीजें आएंगी। तो ये आपके पास टोटल रियल पार्ट है, यहाँ पे कोई आयोटा की टर्म नहीं आ रही। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में इमेजिनरी लिखना है, तो इमेजिनरी में हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साइन है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसलिए हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से सेपरेट कर लिया था। अब यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे, और ये वाली टर्म के साथ बाकी सारी चीजें आएंगी, तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा। देखिए, आपके पास ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और उसमें आपने क्या लिखा कि यहाँ पे ओमेगा, गामा जे, और एंड दिस वन। ठीक है, ये सारी इमेजिनरी पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ यही वाला पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था, बाकी सारी चीज जो आपके पास आ रही थी 1+ करके, वो आपके पास रियल पार्ट में आ रही थी। ये आ गया इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट आ गया। इनको आगे जाके हम सॉल्व भी करते हैं क्या कैसे आ रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए इमेजिनरी पार्ट में आपको 1+ करके लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हमने ग्राफ देखना है, तो ग्राफ देखने के लिए हमें जो है ना इसकी थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी कि कैसे हो रही हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो वो हम देख लेते हैं, ये एक पेज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, वहां से मैं आपको बता देती हूँ। इमेजिनरी पार्ट के लिए पहले हम देख लेते हैं कैसे होगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए आपके पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम इमेजिनरी पार्ट को डबल पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम समेशन जे एफ जे ओमेगा गामा जे डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन थी, ये जो आपने इमेजिनरी पार्ट की अभी ये वाली फाइंड की, ये हमने भी हम यहाँ पे हमने लिख ली। अब इससे हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कि ओमेगा की वैल्यू जब हम इसके अंदर जीरो पुट करते हैं, पूरी टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही होती है, जीरो आ रही होती है। ठीक है, ओमेगा आप फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा जब इनफाइनाइट कर देते हैं ना, तो आपके पास जो डाइपोल्स बनना शुरू हुए, वो फ्रिक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करना क्या करते हैं, कम कर देते हैं बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, तो उस पे क्या होगा, आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रहेगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी देखें ऑलमोस्ट एक एक हम इसको स्टार्ट पे देखें, तो एक बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट, और एक हमारे पास एंड वाला पार्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे हमें पीक मिल रही है। वो कैसे मिलती है, अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तभी हमें नजर आ रहा है कि कैसे मिलेगी। यानी आपके पास क्या आ रहा है, ये तो जीरो का पार्ट है कि अगर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे जीरो का, और इन्फिनिटी की वैल्यू पर पुट करेंगे तो l'Hopital रूल बनता है, और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ रही होगी।
लेकिन एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हम लें तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास, वो क्या आ जाएगी, एन ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एम, और समेशन जे एफ जे हमने ये लिया। और जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू थी, यहाँ पे देखें ओमेगा की वैल्यू थी, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा नॉट पुट कर दिया। यहाँ पे भी ओमेगा नॉट आ गया, और यहाँ पे ओमेगा नॉट था, यहाँ पे इसकी जगह भी ओमेगा नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे भी ओमेगा नॉट है। तो आप देखेंगे ये जो है नीचे वाली टर्म ये तो जीरो हो जाएगी, और ये ऊपर वाली टर्म ही आपके पास क्या आ रही है, ओमेगा नॉट आ रही है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर ओमेगा नॉट गैमा जे है, नीचे ओमेगा नॉट स्क्वायर गैमा नॉट स्क्वायर है। तो ये इस तरह की कुछ टर्म बन रही होगी, और ये जो वैल्यू आ रही है ये भी आपके पास किस चीज की आ रही है, पीक वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जीरो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस पार्ट पे आपको सिंपल पीक दे रहा है, रेजोनेंट पार्ट पे क्या दे रहा है, पीक दे रहा है। यहाँ से ये चीज आपको पता चल गई। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हम रियल पार्ट को देखेंगे, यानी रियल जो आपके पास पार्ट था वो ये पार्ट था, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी हम देखेंगे कि रियल पार्ट में कैसे आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। तो वो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा होगा। जैसे आप देखेंगे कि रियल पार्ट है आपके पास, रियल पार्ट में आपने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल है, उसकी इक्वेशन हमने लिख ली, और उसमें हम देखते हैं कि एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, जब ओमेगा की वैल्यू जीरो है तो तब क्या वैल्यू आ रही है। ओमेगा की वैल्यू जब जीरो होगी तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट कर दी, और यहाँ पे मेगा नॉट स्क्वायर था और यहाँ पे भी जीरो पुट कर दी। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, सम कुछ वैल्यू बच रही है, तो वन में से कुछ माइनस करें, यानी वन से नीचे होगी ग्राफ में, लेकिन ये वैल्यू होगी। और उससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे आप इसका ग्राफ देखेंगे ना, ये देखें ये रियल पार्ट का ग्राफ है, तो वो बिल्कुल जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी क्या वैल्यू है, वन से तो लेस है, क्योंकि वन में से समथिंग माइनस हो रहा है, वन से तो कुछ लेस वैल्यू पे स्टार्ट हो रहा है। बट ये है कि कहीं कहीं ना कहीं की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो किसी ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। जब आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास जीरो है, यानी ये आपके पास ग्राफ होता है ना, ग्राफ में आप देखें कि वाई एक्सिस पे आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कैसे स्टार्ट हो रही है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है ना, यह जीरो है, ये वन है, ये टू है, इस तरह सॉन। और यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू आपके पास वन एंड टू ऑन सो हो रहा होता है। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस के पॉइंट से अभी ये क्या आपकी जीरो पॉइंट पे है, यानी ओमेगा की वैल्यू फ्रिक्वेंसी जीरो है, फ्रिक्वेंसी जीरो पे हम देख रहे हैं कि आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वाई एक्सिस पे जो भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू है आपके पास। जब ओमेगा फ्रिक्वेंसी जीरो है तो तब भी कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आ रही है, और आपके पास सिंपल ओमेगा क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से आपके पास आ रही है। तो वो आपके पास एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, और जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि जीरो स्टार्ट है, तब भी डायलेक्ट्रिक उसमें होगा, रियल पार्ट बताएगा आपको। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास हम वो वाला पॉइंट ले लेते हैं जब आपके पास ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, यानी ये हम वो वाला पार्ट कहते हैं जब आपके पास क्या आ रहा है कि बिल्कुल जो है दोनों पार्ट इक्वल हो, यानी आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाए, तो तब आपके पास क्या होगा, तब आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट आएगा, ओरिजिन में से पास कर रहा होगा ग्राफ, ठीक है। ये सिर्फ एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे और भी ग्राफ बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे भी ओरिजिन में पास कर रहा है, यहाँ पे भी ओरिजिन में से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या देखेंगे, आप अब देखेंगे कि इस ओमेगा नॉट को अगर आप पुट करेंगे तो आपको पता है इक्वेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो जीरो में से पास कर रहा होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट अगर आप लिखते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ओमेगा लेस का मतलब है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके पास लेस देन है ओमेगा नॉट, तो क्या हो रहा होगा। तो अब आप देखिए कि ये जो रिलेशन है ये क्या हो रहा होगा, ये अगर आप ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप के पास ये वाली वैल्यू कम है इससे, तो ये वाली वैल्यू अगर इससे कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हम ये वैल्यू क्या ले रहे होंगे, नेगेटिव। और वन में से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू इसमें ऐड होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये आपके पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। तो आपके पास जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कम होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव पीक आती है, ये क्या हो रही है, पॉजिटिव पीक। फिर इसी तरह आपके पास जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है मेगा नॉट से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आ रही है, और वन में से अगर कोई पॉजिटिव टर्म माइनस कर रहे होंगे तो इसका मतलब है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, और आपके पास क्या बनेगी, नेगेटिव पीक बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रही है, टोटल पीक नेगेटिव बन रही है। ये आपके पास पॉजिटिव पीक और ये आपके पास नेगेटिव पीक। अच्छा, पीछे हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, हमने यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जो हमने ये पार्ट लिखा हुआ है, देखें। फॉर ऑल जे ईच टर्म इन द रियल पार्ट ऑफ ई इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन वन, ठीक है। रियल पार्ट में हम क्या करें कि जब आपके पास ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है, तो आपके पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और एज फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस मोर एंड मोर टर्म बिकम्स नेगेटिव, फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी मोर नेगेटिव होगी, और हायर फ्रिक्वेंसी पे जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास बहुत कम होगी तब भी आपके पास डैम्पिंग नहीं हो रही होगी। डैम्पिंग कोई नहीं हो रही होगी क्योंकि आपके पास कोलिजन्स नहीं हो रही होगी। डैम्पिंग डिपेंड करती है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो जब बहुत लो फ्रिक्वेंसी होगी तब आपके पास डैम्पिंग वाली टर्म डोमिनेट नहीं कर रही होगी, ठीक है। इसी तरह बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे आपके पास ज्यादा डायपोल्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, वो नहीं बन रहे होंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इसका ग्राफ है। अभी देखें आपके पास क्या है, ये हमने सिंपल इमेजिनरी पार्ट का किया था, और इमेजिनरी पार्ट का आपको याद है कि सिर्फ एक ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट पे आपके पास पीक आती है, अदरवाइज आपके पास कहीं पे भी पीक नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए कि आप ये वाला पार्ट आपके पास क्या कर रहा है, ये तो आपके पास पार्ट आ रहा है जब आपने क्या किया, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट में आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप ले रहे हैं कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास वैल्यू ऐसे आ रही है कि ये ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट पे आपके पास एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ओरिजिन से पास करता है और जीरो से पास करता है। बाकी जगह पे आपके पास क्या आ रही है, एक तो ये आपके पास किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे भी किसी वैल्यू की स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा जब हम रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। फिर इसकी एक पॉजिटिव पीक आ रही है और एक नेगेटिव पीक आ रही है। जब पॉजिटिव पीक आएगी वो कब आएगी, जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी कम होगी आपके पास ओमेगा नॉट से, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम होगी। और ये आपके पास ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आएगा, ये तब आ रहा है आपके पास जब आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, तो फिर नेगेटिव साइड पे पीक आ रही है। ये इसका ग्राफ बन रहा है जो एक्चुअली हमें फाइंड करना था माइक्रोस्कोपिक मॉडल में, ठीक है। इसके बाद हम डिस्पर्शन रिलेशन देखेंगे, वो हम नेक्स्ट, एक मिनट।